जय हिंद आदरणीय साथियों, देशभक्तों और मेरे सम्मानित मित्रों। आज हम इस वीडियो में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कुछ और नहीं है बल्कि हमारे देश के सशक्त भविष्य का आधार यानी एट्थ पे कमीशन। यह पे कमीशन केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि हमारे सम्मान, हमारे अधिकारों और हमारे परिवारों की खुशहाली से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि देश की सेवा करने वाले लाखों कर्मचारी, चाहे वो सिविल सेवा में हो, डिफेंस फोर्सेस में हो या किसी अन्य विभाग में हो, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। पर सवाल यह है कि क्या उन्हें वह सम्मान और वह सुविधाएं मिल रही हैं जिसके वे हकदार हैं? यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि हम न केवल देश की सेवा करें बल्कि सरकार से यह भी मांग करें कि वे हमारे अधिकारों की रक्षा करें। पे कमीशन हमारे मेहनत का न्यायिक मूल्यांकन है। मैं आज आपको जेसीएम के सुझावों और एट्थ पे कमीशन की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, ताकि हम सब मिलकर यह समझ सके कि इस लड़ाई में हमारा क्या स्थान है और कैसे हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। यह हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी कि हम जागरूक हों, मजबूत हों और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार ने एट्थ पे कमीशन को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में इलेक्शन हुए, बीजेपी की जीत हुई, शानदार जीत। उस जीत के बाद सरकार एट्थ पे कमीशन को थोड़ा भूल सी गई है। तो पिछले 6 महीने में ना तो चेयरमैन का चयन हुआ, ना ही टर्म्स ऑफ रिफरेंस जारी की गई। एट्थ पे कमीशन को अनाउंस हुए 6 महीने से ज्यादा बीत गए। हाल में ही 22 जुलाई 2025 को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा हुई। आदरणीय सदस्य राज्यसभा के श्री भुवनेश्वर कलिता जी ने इस बारे में फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा। सवाल था कि क्या गवर्नमेंट को जेसीएम की ओर से एट्थ पे कमीशन पर कोई रिकमेंडेशन आई है, और अगर आई है तो यह बताने का कष्ट करें कि जेसीएम ने क्या रिकमेंडेशन यानी सुझाव दिए हैं। तो पहली बात तो यह कि जेसीएम आखिर होता क्या है। साथियों, जेसीएम का फुल फॉर्म है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। जेसीएम में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये लोग कर्मचारियों की ओर से गवर्नमेंट से बातचीत करते हैं। जेसीएम एम्प्लॉय के सर्विस कंडीशन, पे स्ट्रक्चर, वेलफेयर और शिकायतों को एड्रेस करते हैं, उनका समाधान चाहते हैं। जेसीएम की नेशनल काउंसिल में सभी बड़े यूनियंस के लीडर शामिल होते हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, आर्म फोर्सेस से संबंधित सुझाव अलग से जाते हैं, लेकिन ऐसे में मुद्दे हैं, कई मुद्दे कॉमन हैं जो सिविलियन और आर्म फोर्सेस दोनों को अफेक्ट करते हैं। जैसे पे लेवल कितने होने चाहिए, कम्यूटेशन कितने साल तक लागू होनी चाहिए। ये तमाम किस्म की बातें हम सैनिकों को भी उतना ही अफेक्ट करती है जितना एक नागरिक, कर्मचारी या अधिकारी को। तो इसीलिए यह जानना जरूरी है कि जेसीएम ने सरकार के सामने एट्थ पे कमीशन के बारे में क्या मांगे रखी। साथियों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर लिविंग हैप्पीली में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इस सूचना को, जानकारी को अपडेट कर सके। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि राज्यसभा में श्री कलिता के सवाल का जो जवाब दिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी ने, उन्होंने सदन को बताया कि सरकार के पास जेसीएम से सुझाव आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि जेसीएम ने एट्थ पे कमीशन के बारे में गवर्नमेंट को क्या सुझाव दिए। तो यह सुझाव है, पहला है, जेसीएम ने कहा कि एट्थ पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की पे अलाउंसेस, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज, पेंशन और पेंशन बेनिफिट्स जैसे ग्रेच्युइटियों को रिव्यू करे। तो इस पहली रिकमेंडेशन में ही एक इंपॉर्टेंट चीज है पेंशन। कुछ समय पहले कंफ्यूजन था, गलतफहमी था
कि सरकार पेंशनर को 8th पे कमीशन से बाहर रखने वाली है। जेसीएम ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया कि गवर्नमेंट भी इसे क्लेरिफाई कर दिया है कि पे कमीशन के बेनिफिट्स पेंशनर को भी मिलेंगे। यहां जेसीएम ने उस बात को दोहराया है, तो जिन एम्प्लॉय की पे और पेंशन को 8th पे कमीशन कंसीडर करेगी वह सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारी अधिकारी, सबको, तीनों डिफेंस फोर्सेस, पारामिलिट्री फोर्सेस, पोस्टल डिपार्टमेंट के ग्रामीण डाक सेवक, यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉयज, सेंट्रल पे कमीशन के द्वारा रूल्ड जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनके एम्प्लॉयज पर भी लागू होगा। यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी वगैरह के एम्प्लॉय पर भी यही लागू होते हैं पे कमीशन। इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉय, न्यायाधीश नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज के पे कमीशन के दायरे में नहीं आते हैं, उनकी संसद द्वारा अलग से कमीशन बैठाई जाती है और वो लोग तय करते हैं। लेकिन बाकी जो एम्प्लॉय हैं उनका यहीं से रेगुलेट होता है। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबीज हैं, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज, सेबी हैं, आरबीआई हैं, ये सब का, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वगैरह, ऑटोनोमस बॉडीज जैसे आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ये सब जो हैं। तो यह था पहला सुझाव कि इन सब लोगों की पे और पेंशन को रिवाइज किया जाए। दूसरा सुझाव था मिनिमम वेज के बारे में। जेसीएम ने कहा कि 8th पे कमीशन मिनिमम वेजेज की परिभाषा को रीडिफाइन करे, उस पर स्टडी करे, नए जमाने के हिसाब से मिनिमम वेजेज को, यह ऐसी होनी चाहिए जिससे सरकारी कर्मचारी और हमारी फैमिलीज एक डिसेंट और डिग्निफाइड लाइफ जी सके, सम्मानजनक जीवन जी सके। साथ ही जेसीएम ने यह भी कहा कि आज तक पे कमीशन फैमिली का साइज 3 मेंबर्स लेते रही है, यानी 2 बच्चे को 1 यूनिट लिया जा रहा था, जबकि 2019 में श्रम मंत्रालय के एक्सपर्ट कमेटी ने रेकमेंड किया था कि भविष्य में फैमिली साइज 3 से बढ़ाकर 3.6 यूनिट्स माना जाना चाहिए। तो 8th पे कमीशन को नए पे स्केल बढ़े हुए फैमिली साइज के अनुसार डिफाइन करने की आवश्यकता है। यहां पे लेवल मर्जर की बात की गई है। जेसीएम ने कहा कि 7th पे कमीशन के कुछ पे लेवल्स को मर्ज किया जाना चाहिए, यानी 2 पे लेवल्स मिलाकर एक कर देना चाहिए। जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ मर्ज हो जाना चाहिए, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ, लेवल 5 को लेवल 6 के साथ। जैसा कि आपको मालूम होगा फौज में सिपाही का मिनिमम लेवल 3 है। तो अगर ये रिकमेंडेशन मंजूर कर ली जाती है, स्वीकृत हो जाती है, तो हमारे पे लेवल का सिस्टम भी पहले से बेहतर और समझने में आसान हो जाएगा। एमएससीपी रिफॉर्म्स, आप में से बहुत से सैनिक एमएससीपी यानी कि मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन से अफेक्टेड हैं। एमएससीपी पे कमीशन ने 1 जनवरी 2006 से लागू किया था। इसके अंतर्गत 8 ईयर्स, 16 ईयर्स, 24 ईयर्स के बाद हमारे सैनिकों को पे अपग्रेड मिलता था, अगर उनका प्रमोशन ना भी हो तब भी। लेकिन एमएससीपी के बारे में सैनिकों की बहुत सी ग्रीवियंसेस यानी शिकायतें हैं, तो हम आशा कर सकते हैं कि एमएससीपी को पहले से ज़्यादा लाभदायक और स्पष्ट बनाया जाए। सबसे पहला तो शिकायत यही है कि 2006 से पहले रिटायर उन्होंने कौन सा अपराध किया, उन्होंने भी राष्ट्र का सेवा किया, उससे पहले को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इंटरिम रिलीफ की सुझाव दी गई है। जब तक 8th पे कमीशन की फाइनल रिपोर्ट सबमिट ना हो जाए, इंप्लीमेंट ना हो जाए, एरियर ना आ जाए, तब तक इंटरिम रिलीफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर को दिया जाना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल लगता है साथियों। पिछले पे कमीशन में भी 2 साल देर से आई, सरकार इतनी मेहरबान कभी नहीं रही। लेकिन हाँ, इस डिमांड से यह हो सकता है कि सरकार पे कमीशन को थोड़ा जल्दी से लाए। वास्तव में क्या होगा हम और आप अनुमान ही लगा सकते हैं, वास्तविक कह नहीं सकते। या तो सरकार को मालूम है या फिर हमारे परमात्मा को।
डीए मर्जर की बात की जा रही है, डीए और डीआर। डीए जो सर्विस होल्डर को मिलते हैं और डीआर जो पेंशनर को मिलते हैं। तुरंत पे और पेंशन के साथ मर्ज किया जाना चाहिए। हर पे कमीशन के बाद डीए और डीआर जीरो हो जाते हैं और पे या पेंशन के साथ मर्ज हो जाते हैं। जेसीएम ने कहा कि ऐसा तुरंत किया जाना चाहिए। पेंशन रिफॉर्म्स की बात की गई है। पेंशन के मामले में जेसीएम ने 4 डिमांड रखी है। कम्यूटेड पेंशन को 12 साल के बाद रीस्टोर किया जाए। आज यह 15 साल में किया जा रहा, क्योंकि जब ये तय किया गया था 15 साल का, उस टाइम इंटरेस्ट रेट 13.5 तक था। आज तो सेविंग का 2.7 3.5 तक है। तो हर साल 5 साल में ही, हर 5 साल के बाद पेंशन रिवाइज की जानी चाहिए और पास्ट और फ्यूचर पेंशनर के बीच बराबरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2016 से पहले रिटायरी उनके टेबल नंबर 7, 2016 के बाद के रिटायरी उनके टेबल नंबर 8। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सभी पेंशनर का एक समान पेंशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को हटाकर ओपीएस जो अटल जी के पहले था उसे वापस लाया जाए। इनमें से पहला पॉइंट यानी कम्यूटेशन हम सभी सैनिक वर्गों पर भी लागू है और बाकी 3 पॉइंट्स में बेसिकली सिविलियन बोल रहे हैं कि हमें भी आर्म फोर्सेस की तरह ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन दी जाए और हमारी फौजियों की हमारी 1 रैंक ओआरओपी की लड़ाई अलग से चल रही है। कोर्ट कचहरी अदालत हर जगह है। बहुत से मुद्दे सरकार ने एड्रेस नहीं किए हैं। हो सकता है आर्म फोर्सेस की तरफ से जो सुझाव जाएंगे उनमें ओआरओपी के जो पेंडिंग पॉइंट्स हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटी की सुझाव दी गई है। सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में और बेहतर सुधार लाए जाए। बड़े बड़े हॉस्पिटल और ज़्यादा बड़े ऑपरेशन भी शामिल किए जाएं ताकि सभी एम्प्लॉयज और पेंशनर को कैशलेस मेडिकल सर्विसेज मिल सके। इस बारे में मैं यही कहूँगा साथियों कि सीजीएचएस की सुविधाएं और फंडिंग ईसीएचएस से काफ़ी बेहतर है। तो अगर सीजीएचएस में सुधार होता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं वो सारे बेनिफिट्स ईसीएचएस को भी दिए जाएंगे। और इस बारे में भी आर्म फोर्सेस 8th पे कमीशन की ओर से सुझाव सरकार के पास अवश्य जाएंगे। आज जो ईसीएचएस में मैन पावर की कमी है, सुविधाओं की कमी है, जिस हिसाब से बेतहाशा वहां मरीजों की संख्या है उसके हिसाब से वहां सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। इस सरकारी हॉस्पिटल तो खुल नहीं रहे और प्राइवेट के लिए रिकमेंड जो किया जाना चाहिए ईसीएचएस में ये नहीं किया जा रहा। उसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये ऑटो जनरेटेड इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जो आप कैश मत दीजिए हाथ में, हॉस्पिटल को ही दीजिए। जब हर कुछ बायोमेट्रिक के थ्रू हो रहा तो ये क्यों बीच में ईसीएचएस को इतना पावर दे दिए हैं और वहाँ स्टाफ ही नहीं रखे हैं जो कि उस पावर को डेलीगेट कर सके। तो कहीं ना कहीं फ्लॉ है जिसे सरकार को चाहिए इसे और बेहतर फ्लॉलेस स्मूथ बनाया जाए। यहाँ बात की जा रही है सीजीएम के द्वारा सीए और हॉस्टल सब्सिडी की। आज सीए जो हम लोगों ने उठाया है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी, ये तभी तक मिलते हैं जब तक बच्चे स्कूल में हैं, यानी कि 10+2 तक हैं। जेसीएम ने यह मांग रखी है कि ये अलाउंसेस कॉलेज में भी लागू होना चाहिए, खासकर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने तक, ताकि हमारे राष्ट्र में साक्षरता की दर भी बढ़े और इससे हमारे पेरेंट्स सशक्त होंगे, खासकर आर्थिक रूप से। यह भी सुझाव दिया गया है कि एडवांस जो इंटरेस्ट फ्री एडवांस होते थे, पहले की तरह इंटरेस्ट फ्री एडवांस की सुविधा वापस लाई जानी चाहिए ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन गवर्नमेंट से मिल सके, पेंशनर को इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सके। जो कि आज पेंशन लोन लेते हैं जो पर्सनल लोन के रेट से 11.5-12% तक मिलते हैं, कोलेटरल फ्री में काउंट होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। इन्हें भी इस एम्बिट में लाने की मांग की जा रही है। और अंत में रिस्क अलाउंसेस जो कि रेलवे एम्प्लॉयज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उन सिविल डिफेंस के लिए जो कि स्पेशल रिस्क अलाउंस देने की बात की जा रही है, इंश्योरेंस कवर दी जा रही की मांग की गई है, जो खासकर ऐसे प्रोन एरिया में काम करते हैं जहां ज़्यादा खतरा है स्वास्थ्य पर,
जोखिम होने की डर है। तो दोस्तों, यह थी जेसीएम की रिकमेंडेशन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस माननीय श्री पंकज चौधरी ने सदन को यह भी बताया कि जेसीएम की तरह उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल एंड ट्रेनिंग, राज्य सरकारों से भी मांगे की हैं। और यह सुझाव कब आएंगे, 8th पे कमीशन कब बनेंगे, इसके बारे में मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा। और हमें फिर हाथ पर रखे इंतजार करना है, देखना है क्या होता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे 8th पे कमीशन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यह केवल वेतन की बात नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा, हमारे सपनों की लड़ाई है। यह लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी है। हमें याद रखना होगा कि जो देश की सेवा करते हैं उन्हें वह सम्मान और सुविधा मिलनी चाहिए जो वे सच्चे हकदार हैं। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जागरूक बने, अपनी यूनियन और संगठन के साथ एकजुट रहें और सरकार तक अपनी आवाजें पहुंचाएं। हमें अपनी ताकत तब तक नहीं खोनी चाहिए जब तक हमारा हक हमें पूरा न मिल जाए। हमारा देश, हमारी सेवा, हमारी जिम्मेदारी, तीनों को हम दिल और जान से निभाएंगे। यही देशभक्ति है, यही सच्ची निष्ठा है। तो चलिए, इस राष्ट्रीय भावना के साथ हम अपने हकों की लड़ाई को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब एकजुटता होती है तब कोई ताकत हमारी आवाज को दबा नहीं सकती। यह था आज का वीडियो। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सभी दर्शक गण को हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। इसी तरह से मैं और भी 8th पे कमीशन, ओआरओपी, स्पर्श, डिफेंस से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड तमाम विषयों पर मैं फिर से इसी तरह की प्रेरणादायक और दमदार वीडियो के साथ आऊंगा। अगर आपने अभी तक लिविंग हैप्पी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का है? आप सब्सक्राइब करें, आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरे पास और परिश्रम करने का और रिसर्च करने का, हमारे टीम को और बेहतर काम करने का एक प्रेरणा मिलता है। तो हमें भी प्रेरित रखने के लिए आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में साझा करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपकी बातें हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचने वाली है, तो बेहतर यह है कि आप हमारे वीडियो को आगे जहां जितना ज्यादा लोगों तक हो सके वहां तक साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।